नमस्कार, मैं बलजीत ढाका आप सभी का इस प्रेजेंटेशन में स्वागत करता हूं। इस वीडियो सेशन में हम करने वाले हैं 50 क्वेश्चन पॉलिटी से रिलेटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। थोड़ा सा लेवल जरूर होता है इन क्वेश्चंस का। इस पूरी सीरीज का इनफैक्ट 20,000 जो सीरीज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम का जो अगला स्टेप है उस पर ले जाएगी, आपको आपका लेवल है वो बढ़ाएगी पूरी सीरीज। चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आज। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने वो ये है कि विच अमंग द फॉलोइंग कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ राइट टू लाइफ मेंशन्ड इन द आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ है। उसके तहत निम्नलिखित में से क्या क्या आता है? तो पहला है राइट टू फूड, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट। इस पूरी सीरीज में हम लोग काफी बार इनका अलग अलग रूप में डिस्कस भी कर चुके हैं कि कहां पे ये जिक्र आया था। ठीक है, तो ये सारे के सारे हैं वो राइट टू लाइफ में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ है उसकी अलग अलग मतलब जो लाइफ की इंटरप्रिटेशन है वो बहुत बार की है, कई केसेस में की है। तो जब भी सरकार कहीं न कहीं राइट लेने की कोशिश करती है नागरिकों के, तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन करता है और फंडामेंटल राइट की नए सिरे से व्याख्या करना स्टार्ट कर देता है। और ये सारे के सारे राइट है। पहले का आंसर क्या होगा? पहले का आंसर है डी, इसका करेक्ट आंसर होगा। जो इंटरप्रिटेशन है अलग अलग केसेस में, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप यहां पे देखेंगे राइट टू फूड है, इसका जो जिक्र है वो इसमें आया था पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी राजस्थान सुप्रीम कोर्ट हैज अपहेल्ड राइट टू फूड। इस फैसले में राइट टू फूड है वो भी एक फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर ये अपनी टिप्पणी की थी। फिर राइट टू लाइवलीहुड है, ओल्गा तेली बहुत ही फेमस मामला है वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। ये आपको पता भी होना चाहिए। ये जो जितने केसेस डिस्कस कर उसके आप गूगल में जाकर थोड़ा मत्थापच्ची कीजिए, रिसर्च कीजिए, आपको फायदा होगा। तीसरे में राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर है वो बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, एपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और वर्सेस प्रोफेसर एमवी नायडू। ये केसेस में भी राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर को राइट टू लाइफ मतलब फंडामेंटल राइट के तहत आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंक्लूड किया था। राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट है, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आप जानते होंगे इसके बारे में। तो वो सारे इसमें फंडामेंटल राइट मतलब आर्टिकल 21 के अंतर्गत इस तरह से केसेस में आए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following deals with the provision for the establishment of a special administrative tribunal for the speedy disposal of the dispute between householder and tenants? यहां पे जो क्वेश्चन है वो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डील विद द प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। कि अगर ये देखो बड़ा इंटरेस्टिंग आज के टाइम में बड़ी लागू होता है ये बात है कि अगर हाउस होल्ड है और टेनेंट्स है, इनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है, मतलब कि मकान मालिक है और किराएदार है, इससे रिलेटेड मामले पे डिस्प्यूट होता है, तो एक संविधान में संशोधन किया गया था और इसके जरिए जो संवैधानिक संशोधन है वो कौन सा है ये आपको बताना है। और क्या प्रोविजन रखा गया कि इसके लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है वो अपॉइंटमेंट की जा सकती है, उसकी स्थापना की जा सकती है। ठीक है, तो ये क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये था 75th अमेंडमेंट एक्ट। 75th अमेंडमेंट एक्ट है 1994 में हुआ था। ठीक है, 1994 में हुआ था, इसके बारे में जिक्र है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर टेकन फ्रॉम। आपको ये बताना है कि जो ज्वाइंट सिटिंग होती है टू हाउसेज की, लोकसभा और राज्यसभा की पार्लियामेंट में, वो कहां से ली गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वो ली गई है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है वो, और कंकरेंट लिस्ट भी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट इज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। आपको ये बताना है कि जो यूनियन मतलब केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध होते हैं वो संविधान के कौन से पार्ट में लिखे गए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका पार्ट है ये ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पार्ट 11 में इसका जिक्र है। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और दो टाइप के हैं, एक चैप्टर 1 और चैप्टर 2। पहले भी जिक्र आया हमारे में 245 से लेकर 263 के बीच में इनका जिक्र होता है। 245 से लेकर 255 ये चैप्टर 1 है। लेजिस्लेटिव रिलेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है 256 से लेकर 263 तक।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट डिड नॉट ज्वाइन इंडिया इनिशियली। स्टार्टिंग में क्या है कि कुछ एक जो प्रिंसली स्टेट थे, मतलब कि जो रियासतें थे, रजवाड़े थे, उन्होंने भारत को ज्वाइन नहीं किया था। बताना आपको निम्नलिखित में से कौन से 4 ऑप्शन है जो आपको इस पे करेक्ट बैठता है, किसने ज्वाइन नहीं किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी ने इन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। 552 प्रिंसली स्टेट थे, उन्होंने ज्यादातर ने भारत के साथ एग्री हो गए थे। भारत की ज्योग्राफिकल बाउंड्री है उसमें शामिल हो गए थे वो, ठीक है। मतलब ज्योग्राफिकल बाउंड्री तो सारे थे, लेकिन भारत में वो शामिल हो गए थे फॉर्मली। जो 3 थे, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर है, उन्होंने भारत के साथ में जुड़ने से इनकार कर दिया था। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम में जो इंटीग्रेट कर लिया गया था इंडिया के साथ में, उनको हैदराबाद को पुलिस एक्शन से, मतलब कि थोड़ा प्रेशर डालकर हैदराबाद को पुलिस घुस गई और उसको बोला कि ये हमारा है। जूनागढ़ है उसको रेफरेंडम के जरिए, मतलब लोगों से पूछा गया किसके साथ रहना चाहते हो। कश्मीर है वो वहां पे इस तरह की बातें तो कर नहीं सकते, रेफरेंडम नहीं हो सकता वहां पे। क्यों नहीं हो सकता? कि वहां पे आबादी कुछ कंपोजिशन दूसरे टाइप की है, तो वो भारत की शायद पक्ष में न जाए। कश्मीर बाय द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, उसके जरिए, मतलब एक संधि के जरिए भारत को इसमें शामिल कर लिया गया। तो कुल मिलाकर 552 है, सारे के सारे भारत में इंक्लूड हो गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट है इज और आर करेक्ट अबाउट द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पीआईएल है, आपने अखबारों में सुनते हैं आप लोग हर रोज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की जाती है। तो दिस मैकेनिज्म वाज डिवाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू इंक्रीज द एक्सेस टू जस्टिस। पहली स्टेटमेंट ये है इससे रिलेटेड कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिवाइस किया, न कि संविधान में इसका जिक्र नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने यह मैकेनिज्म डिवाइस किया है कि जिससे कि लोगों को न्याय प्रक्रिया में एक्सेस मिल सके, भागीदारी मिल सके। दूसरा, पीआईएल है कुड ओनली बी फाइल्ड इन लोअर कोर्ट एंड नॉट इन हाई कोर्ट, कि पीआईएल है लोअर कोर्ट में आएगी, हाई कोर्ट में नहीं आएगी। तो दूसरी स्टेटमेंट है करेक्ट, गलत है, और पहली स्टेटमेंट है करेक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका करेक्ट आंसर है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की जा सकती है, जनहित याचिका जिसको बोलते हैं। जस्टिस पी भगवती, इन्होंने इसका जे भगवती है, इन्होंने इसका आविष्कार किया था, बोल सकते हैं उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक्सेस दिया था आम जनता को भी कि ये आप कर सकते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि अब तक भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन से रहे। जो नेता होते हैं आमतौर पर 50-60 साल या 70 साल की उम्र में युवा कहलाते हैं। अगर 30-40 का नेता हो तो नेता नहीं, वो बच्चा कहलाता है, मतलब युवा का बोलते हैं। तो नीलम संजीवा रेड्डी है, वो अब तक के सबसे ज्यादा युवा 64 साल की उम्र में भारत के राष्ट्रपति बन गए थे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि उस टाइम में जो ये बने थे वो कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम में मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई वो चाहते थे रुक्मिणी देवी अरुणडले है वो इस पोस्ट पे आए। और वो कौन थी? वो फेमस भारतनाट्यम डांसर थी, काफी फेमस थी, डांसर थी। उन्होंने बोला कि मैं राष्ट्रपति नहीं बनना चाहती, मतलब वो उन्होंने उसको डिनाई कर दिया, उस पोस्ट को ही डिनाई कर दिया राष्ट्रपति की। बहुत मायने रखती है ये बात में। उसके बाद रेड्डी को सर्वसम्मति से इस पोस्ट के लिए बनाया गया, इलेक्ट कर लिया गया था भारत के राष्ट्रपति। तो ये कौन है आपको इस पर सर्च करनी है। आप जब गूगल में डालेंगे तो आपको बहुत सारे पिक्चर मिलेगी, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा रुक्मिणी देवी ये कौन है और क्यों उन्होंने मना किया था। आगे देख लेते हैं। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ मेंबर ऑफ द राज्यसभा वाज फिक्स्ड बाय। ये जो टर्म है कि राज्यसभा के मेंबर की टर्म 6 साल की होगी, ये फिक्स किसने की थी? क्या संविधान में इसका जिक्र है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ने फिक्स की थी या फिक्स अभी तक नहीं है? क्या है इसका मामला? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसका बी। देखो संविधान ने इसकी फिक्स नहीं की, संविधान ने छोड़ दिया कि पार्लियामेंट डिसाइड करे। तो पार्लियामेंट ने जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट बनाया उसके तहत इसमें व्याख्या है कि इसकी टर्म है वो 6 साल के लिए होगी। हालांकि जो स्टार्टिंग में जो पहला बेस था उसको लॉटरी से डिसाइड किया गया था, एक रिटायर किया गया था, एक त्याई हर साल चुनकर आते हैं उसके बाद में, तो वो प्रोसेस अपनाया गया। आपने पढ़ा भी होगा थ्योरी क्लासेस में। आगे देख लेते हैं। आर्टिकल 249 है, उसका संबंध किससे है? आर्टिकल ऑफ 249 है, उसका संबंध किससे है? राज्यसभा कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट इन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट, कि राज्यसभा को ऑथराइज किया जा सकता है और राज्यसभा ऑथराइज कर सकती है पार्लियामेंट को कि स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट होते हैं उस पे
पार्लियामेंट कानून बना सकती है। दूसरा, राज्यसभा ऑथराइज करती है पार्लियामेंट को कि नई ऑल इंडिया सर्विसेज है जो सेंट्रल स्टेट दोनों के लिए कॉमन होगी, वो क्रिएट की जा सकती है। या ऑर्डिनरी बिल्स को इंट्रोडक्शन ऑफ पैसेज के लिए, या इलेक्शन एंड इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के लिए। तो 249 बहुत अहम है, आपको याद भी रखना है ये आर्टिकल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए, कि राज्यसभा है उसके पास 2 केसेस में स्पेशल पावर होती है राज्यसभा के पास में लोकसभा की तुलना में। तो जो स्पेशल पावर या ज्यादा पावर आप बोल सकते हैं वो किस केस में है? आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312। तो जो 249 है उसमें राज्यसभा पार्लियामेंट को सब्जेक्ट लिस्ट पे, स्टेट लिस्ट की जो भी सब्जेक्ट होगा उस पर कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट को ऑथराइज कर सकती है। और जो 312 है उसमें नई ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे कि जुडिशरी सर्विसेज क्रिएट करनी है कि सभी जो जजेस के एग्जाम है, जैसे आईएएस का एग्जाम होता है वैसे ही जजेस का एग्जाम होगा। तो इस तरह की अगर करनी हो तो वो पार्लियामेंट को ऑथराइज कर सकती है। कौन? राज्यसभा। आर्टिकल 312, दोनों आर्टिकल याद करने इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट क्वेश्चन आवर इन द प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट। तो आपने प्रश्नकाल का नाम सुना होगा कि प्रश्नकाल है वो क्या है? निम्नलिखित में से कुछ स्टेटमेंट है, कौन सी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है? तो ये इट इज यूज्ड बाय द कैबिनेट मिनिस्टर इन द सीटिंग ऑफ कैबिनेट कमेटी। कि जो प्रश्नकाल है कैबिनेट कमेटी, मतलब कि जो मंत्रिमंडल की बैठक होती है, कैबिनेट मिनिस्टर उनके द्वारा यूज किया जाता है। क्या ये बात सही है? पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थ्रू क्वेश्चन आवर। कि पार्लियामेंट है वो मंत्रियों से क्वेश्चन पूछती है, पार्लियामेंट की जो एमपी है, और इस तरह से वो कंट्रोल करती है मंत्रिपरिषद के ऊपर, उसके कार्यों पे। पहला आवर है लोकसभा का, फर्स्ट आवर ऑफ ए सिटिंग लोकसभा इज डिवोटेड टू क्वेश्चन आवर। कि पहला घंटा है प्रश्नकाल के लिए निर्धारित किया गया है। मेंबर्स कैन आस्क क्वेश्चन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट एक्टिविटी। कि सदस्य हैं वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं सरकारी या प्रशासनिक गतिविधियों से रिलेटेड, सरकार से क्वेश्चन, मंत्रियों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें गलत क्या है? गलत है पहला, इसमें ये नहीं है, बाकी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इससे आपको पता भी चल गया होगा कि क्वेश्चन आवर है उसका मामला क्या है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको यह बताना है कि पार्लियामेंट के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट आपको दी हुई है। तो बताओ कौन कौन सी स्टेटमेंट है, कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? बोथ लोकसभा और राज्यसभा हैव इक्वल पावर्स विद रिस्पेक्ट टू ए मनी बिल। क्या लोकसभा और राज्यसभा के मामले में, मनी बिल के मामले में दोनों के पास में बराबर पावर होती है क्या? पहली स्टेटमेंट ये है, क्या बराबर पावर होती है? दूसरी स्टेटमेंट ये है, प्रेसिडेंट है वो न तो पार्ट है इसका और न ही इसका मेंबर है पार्लियामेंट का। क्या स्टेटमेंट सही है? कि न तो वो हिस्सा है इसका, न ही इसका सदस्य है प्रेसिडेंट। अगली स्टेटमेंट है कि पार्लियामेंट है हाईएस्ट फॉर्म है डिस्कशन और डिबेट के लिए पब्लिक इश्यू पे नेशनल पॉलिसी बनाने में। तो बताना है आपको कि कौन कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है डी, इसका राइट आंसर होगा। तीसरी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ये हाईएस्ट बॉडी है, हाईएस्ट फॉर्म है डिस्कशन करने के लिए, ठीक है। प्रेसिडेंट है वो हिस्सा होते हैं क्योंकि वो साइन करते हैं इसके ऊपर ना, पार्लियामेंट में पास होता है वो साइन करते हैं, तो इसलिए पार्लियामेंट का वो हिस्सा है, हालांकि वो मेंबर नहीं है। लेकिन ये स्टेटमेंट गलत हो गई है। पहली स्टेटमेंट क्या है कि लोकसभा ही मनी बिल के ऊपर पावर रखती है, राज्यसभा सिर्फ डिस्कस कर सकती है, रिकमेंडेशन भेज सकती है। इसके अलावा लोकसभा में पास होता है उसकी कोई वजूद नहीं है राज्यसभा का, जहां तक इसका सवाल है। तो पहली स्टेटमेंट ये गलत होगी, तीसरी सही है। आगे देख लेते हैं। सीट ऑफ उड़ीसा हाईकोर्ट, हाईकोर्ट की जो सीट है उड़ीसा में वो कहां पे है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वो है कटक में। कटक में इसका करेक्ट आंसर होगा। कटक इसका करेक्ट आंसर है। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा है उसको सेपरेट प्रोविंस है बनाया गया था, लेकिन उसका कोई अलग से हाई कोर्ट उस टाइम में नहीं था। गवर्नमेंट इंडिया है वो एक सहमत हुई थी नया हाई कोर्ट इसका बनेगा, और इसके लिए पर्पज ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इश्यूड उड़ीसा हाईकोर्ट ऑर्डर 1948 में, उड़ीसा हाईकोर्ट ऑर्डर और सेक्शन 229 वन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, 1935 एक्ट के तहत में एक ऑर्डर इश्यू किया गया था। और 30 अप्रैल 1948 को फाइनली ये ऑर्डर इश्यू किया गया था। 26 जुलाई 1948 को उड़ीसा हाईकोर्ट है उसका वजूद आया और फिलहाल उसके 27 जजेस हैं और कटक है उसकी सीट है। और 1948 में उड़ीसा ये बना और प्रोविंस बन गया था 1936 में, हाईकोर्ट बना 1948 में। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लास वुमेन, शेड्यूल कास्ट की बात हो रही है, वुमेन इन लेबर
वर्कर्स वर अनाउंस्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। आपको ये बताना है कि किस एक्ट के जरिए, किस एक्ट के जरिए डिप्रेस्ड क्लास के लिए, मतलब कि एससी के लिए, महिलाओं के लिए और जो मजदूर है उस वर्ग के लिए अलग से वोटिंग सिस्टम होगा, सेपरेट इलेक्टोरेट होंगे, उसका अलग से पृथक निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन करने की प्रक्रिया होगी। तो वो किस एक्ट के जरिए हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है 1935 वाला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1932 का जिक्र है, अगस्त 1932 का, जब रामसे मैकडोनाल्ड है जो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक अनाउंस की थी इसकी माइनॉरिटी के लिए रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, और माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन का जिसको कि कम्युनल अवार्ड बोला गया था। और अवार्ड है वो न सिर्फ अलग इसके सेपरेट इलेक्टोरल मुस्लिम के लिए था, बल्कि सिख है, इंडियन क्रिश्चियन है, एंग्लो इंडियन है, यूरोपियन के लिए, बल्कि इसने इसके अलावा डिप्रेस्ड क्लास है उसको भी इसको एक्सटेंड कर दिया। और 1935 इंडिया एक्ट है, उसके जरिए जो ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का सिद्धांत है, मतलब कम्युनल का मतलब कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने का सिद्धांत है, जिसमें कि सेपरेट इलेक्टोरल का जिक्र आया, डिप्रेस्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट और महिलाओं और लेबर क्लास को दिया गया। 2014 का जिक्र है यहां पे, 2014 का जिक्र, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिलेटेड टू द पर्सनालिटीज एंड पोस्ट एसोसिएटेड विद देम इज आर नॉट करेक्टली मैच्ड। आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से जो पर्सनालिटी दी गई है, जैसे यहां पे पर्सनालिटी दी हुई है स्टार्टिंग में, और फिर आगे दिया हुआ है कि ये पोस्ट दी हुई, आगे पोस्ट दी है, तो वो कौन सी करेक्ट नहीं है। जैसे सर दिनकर राव है, वो नॉमिनेटेड एज मेंबर ऑफ वाइस राय लेजिस्लेटिव काउंसिल थ्रू इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। दूसरा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, फर्स्ट इंडियन लॉ मेंबर थ्रू द मॉडले मिंटो एक्ट। सरदार बलदेव सिंह, नॉमिनेटेड एज फर्स्ट इंडियन इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा पेयर है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। वो क्या है? करेक्टली मैच्ड नहीं, मतलब गलत है। कौन सा इसमें से गलत है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको इनका गूगल में सर्च करते हुए या इस पे थोड़ा सा और आपको करना है, ताकि इन पर्सनालिटी है, इन हस्तियों के बारे में और ज्यादा पढ़ सके, स्पेशली सरदार बलदेव सिंह के बारे में आपको जरूर जानकारी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। मतलब कि जो मैचिंग है वो कोई भी ठीक नहीं है, मैचिंग है वो कोई भी ठीक नहीं है। तो आप इनके बारे में जरूर पढ़ सकते हैं। बलदेव सिंह है, वो पहले डिफेंस मिनिस्टर थे। 2015, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेगेटिव लिबर्टी इज करेक्ट। नेगेटिव लिबर्टी बहुत सारा जिक्र कई बार आप देखते होंगे, जो अखबार होते हैं, लोकल न्यूज़पेपर है, उसमें इसका जिक्र आता है। लोकल न्यूज़पेपर में, बड़े अखबारों में इतना जिक्र नहीं आता। ये लोकल न्यूज़पेपर है नेगेटिव लिबर्टी। जैसे कि कॉलेज में धोती पहनकर पहुंच गया, या कोई लड़की है वो मतलब इस तरह के पहनावे या पहुंच जाए जो कि दूसरे लोग कंफर्टेबल महसूस न करें। मतलब कि एक आपको लिबर्टी है कि आप जो पहनना चाहें, जहां पे रहना चाहें, जहां पे खाना चाहें वो खा सकते हैं। दूसरा क्या है इसके पक्ष में कि ये बात क्या है कि इसको रिस्ट्रिक्ट करती है, स्टेट कर सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है, उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। मतलब जो एक आजादी होती है उसमें इंटरफेरेंस होता है, किसके जरिए? जैसे कि स्कूल में यूनिफॉर्म पहननी है, या आपके संस्थान है जहां पे भी आप काम करते हैं, वहां पे बोला गया कि आपको ये यूनिफॉर्म पहननी है, तो क्या वहां पे आप बोलेंगे कि मेरी पर्सनल लिबर्टी है, वो आप उसकी बात दुहाई दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो मतलब कि इंटरफेरेंस ऑफ अथॉरिटी या इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट या इंटरफेरेंस ऑफ जो इस चीज को रेगुलेट करने के लिए, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव लिबर्टी। वहां पे जिक्र आ जाता है लिबर्टी कि आपको इतनी लिबर्टी भी नहीं है कि अब वहां पे बोला गया स्कूल में आपको यूनिफॉर्म में आना है और आप क्या कि अपने टी शर्ट में पहुंच गए और कच्चे में पहुंच गए। ऐसा नहीं हो सकता। तो कच्चे वाले आप घर में रह सकते हैं, अगर कच्चे में पहुंचना है तो आप पहले तो छोड़ दीजिए ऑर्गेनाइजेशन, वो कच्चे वाले लोग अलाउड नहीं है। तो ये कच्चे वाला क्वेश्चन है नेगेटिव लिबर्टी से रिलेटेड, ठीक है। तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा? मतलब कि फ्रीडम की टाइप को एक्सप्लेन करने के लिए नेगेटिव लिबर्टी है, उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, और इसका मतलब है इनमें से कि इट रेफर टू ए इनवॉयलेबल एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन विच एन इंडिविजुअल कैन एक्सप्रेस हिमसेल्फ। इसका भी करेक्ट आंसर होगा। इस पे चाहे तो आप थोड़ी और रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। और इसको जैसे ICS, ICC, CBSC,
के बोर्ड होते हैं, वो स्टेट रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो इस तरह का नेगेटिव लिबर्टी आर्ग्यूमेंट आर इन द रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन ओवर व्हाट एरिया एम आई द मास्टर, कि किस एरिया में मेरी मास्टरी है, किस मतलब मेरी फुल आजादी है, किसमें मेरी आजादी नहीं है। तो ये जो कंसर्न है, ये एरिया है आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम आता है। और ये लोकल न्यूज़पेपर में आपको मिलेगा कि वो बच्चा वहां पे इस तरह से पहुंच गया, वो वहां पे इस तरह से पहुंच गया, अथॉरिटी ने उसको सस्पेंड कर दिया, स्कूल ने उसको, कॉलेज ने उसको सस्पेंड कर दिया। कॉलेजों में इस तरह की जरूर जिक्र आपको मिलेंगे। विद रिस्पेक्ट टू रिजर्व कंस्टिट्यूंसी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपके सामने क्वेश्चन है कि जो रिजर्व होती है सीटें, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। लोकसभा में रिजर्व होती है, राज्यसभा में तो होती नहीं है, तो इसका मतलब राज्यसभा लोकसभा की बात हो रही है। तो नंबर ऑफ रिजर्व कंस्टिट्यूंसी आर इन प्रोपोर्शन टू द शेयर ऑफ रिजर्व कैटेगरी इन द टोटल पॉपुलेशन, कि जिनको रिजर्वेशन है, एससी एसटी को रिजर्वेशन है, उनको रिजर्वेशन उनकी संख्या के अनुपात में, वरना तो आएंगे नहीं वो चुनकर। तो एक तो स्टेटमेंट ये है, ईच स्टेट हैज द सेम नंबर ऑफ रिजर्व कंस्टिट्यूंसी, कि हर स्टेट में बराबर की संख्या है रिजर्व कंस्टिट्यूंसी। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसमें पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरी संख्या नहीं है करेक्ट। पहली बात तो सीट कुछ राज्यों में जैसे 10 है, किसी में 20 है, किसी में 80 है, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग सीटें होती है। तो ऑब्वियसली क्या है, पॉपुलेशन के अनुसार सीटें हैं, पॉपुलेशन के अनुसार रिजर्वेशन है, तो दूसरी स्टेटमेंट तो वैसे भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है इसका ए। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ठीक है। और ये भी आप याद रख लीजिए, कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं कि 84 सीट है वो एससी के लिए और 47 है वो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, मतलब एसटी के लिए लोकसभा में रिजर्व है। आगे देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज और आर करेक्ट। आर्टिकल 17 है, उसका बहुत बार आपने एग्जाम में भी देखने को मिलता होगा, इसका आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो आर्टिकल 17 से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट आपके सामने, और क्या स्टेटमेंट है वो ये है कि आर्टिकल है, ये आर्टिकल है वो रिस्ट्रिक्शन करता है किस पे? प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी ऑन द स्टेट ओनली, कि जो स्टेट का मतलब राज्यों के जो मतलब सरकारी है उसी को ही रोकता है। मतलब प्राइवेट आदमी अनटचेबिलिटी कर सकता है, सरकार नहीं कर सकती। छुआछूत कोई भी दूसरी प्राइवेट सेक्टर में की जा सकती है, लेकिन सरकार नहीं कर सकती। क्या ये बात करेक्ट है क्या? या हर जगह पे छुआछूत बंद है? दूसरी स्टेटमेंट है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 हैज बीन इनेक्टेड टू इन्फोर्स द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। टर्म अनटचेबिलिटी हैज बीन डिफाइंड बाय द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, की जो अनटचेबिलिटी है उसकी परिभाषा है वो आर्टिकल 17 में नहीं बल्कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट है उसमें परिभाषित है, या नन ऑफ द अबव। कौन सी इसमें स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखो, इसमें जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो है बी, और बाकी कोई स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। क्यों है बी स्टेटमेंट करेक्ट? देखो, जो अनटचेबिलिटी है न तो एक्ट में परिभाषित है और न ही संविधान में परिभाषित है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जब अलग अलग कोर्ट अलग अलग केसेस की व्याख्या करते हैं तो वो क्या है कि जजमेंट देते हैं, तो लिखा हुआ नहीं कि ये एक्ट और संविधान में, इंटरप्रिटेशन है सुप्रीम कोर्ट का। जैसे मैं बार बार फंडामेंटल राइट की बात आ रहा था, पहला क्वेश्चन था आर्टिकल 21 पे, तो उसी तरह से इसका एक्सप्लेनेशन किया जाता है, कभी मद्रास हाई कोर्ट या कभी दूसरा हाई कोर्ट। तो ये स्टेटमेंट तो इसलिए गलत हो गई है। पहली स्टेटमेंट क्या है कि जो प्राइवेट सेक्टर हो, कोई प्राइवेट आदमी हो, प्राइवेट एंटिटी हो, सरकारी हो, कोई भी छुआछूत नहीं कर सकता। तो पहली स्टेटमेंट ये गलत है। इसमें क्या है कि आर्टिकल में कोई वो नहीं है कि वो प्रोहिबिट करता है, लेकिन इसको इनएक्ट करने के लिए या इन्फोर्स करने के लिए, उस विचार को इन्फोर्स करने के लिए, उस प्रोविजन को इन्फोर्स करने के लिए संविधान में प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट बना गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बाद में 1976 में इसको रोकने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव इसमें अमेंडमेंट किया गया और इसको प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 है उसको इनलार्ज किया गया। उसको क्या है? इनलार्ज किया गया। आगे देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज और आर द, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्यूट्स इज और आर गवर्निंग द यूज ऑफ फ्लैग। जो झंडा होता है, झंडा फहराया जाता है, उस झंडा फहराने के नियम, कायदे, कानून क्या है? दोबारा समझिए कि झंडा फहराना है, वो ऐसे नहीं है कोई भी जाकर झंडा कहीं पे जो मर्जी आए उसका ऊपर किया, नीचे किया, जितनी लेंथ है, जितनी चौड़ाई है
वो मेरी मर्जी, मेरे स्वतंत्रता का अधिकार, फंडामेंटल राइट, ये वाली चीजें नहीं चलेगी झंडे के केस में। तो झंडा फहराने के कुछ कायदे नियम है, बताओ कहां पे लिखे हैं, बताओ। एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 में लिखे हैं क्या? फिर क्या है कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर 1971 कहीं कहीं लागू होता है कि झंडा फहराने पे, यूज ऑफ झंडा पे। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002, ये भारतीय ध्वज संहिता 2002 है, अलग से बना हुआ है, क्या ये भी एप्लीकेबल है? और ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। ये सारे के सारे नियम फॉलो होने चाहिए। ये तो झंडे से स्पेशल रिलेटेड हो गया। फिर क्योंकि ये जो एम्बलम भी है और ये नेम भी है, तो इसका प्रॉपर यूज होना भी जरूरी है, इसका इम्प्रॉपर यूज नहीं हो सकता। और इंसल्ट नहीं हो सकती। इंसल्ट के लिए क्या है कि ये 1971 में बनाया गया है, ठीक है। तो अलग अलग चीजों पे अलग अलग टाइम पे कानून बनाए गए हैं। आर्टिकल 51A है, आर्टिकल 51A है, उसमें तो इसका जिक्र नेशनल फ्लैग संविधान को पालना करना, मतलब ये फंडामेंटल ड्यूटी वाला कि आपको ऐसा ऐसा करना है। इसके अलावा जो स्ट्यूट बनाए गए वो सारे ये है, मतलब कानून बनाए गए वो वाले ये सारे ये। आगे देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज सबमिट देयर रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। बताना आपको कि निम्नलिखित में से जो पद हैं, अधिकारी हैं, वो किस राष्ट्रपति को त्याग पत्र कौन देता है? राष्ट्रपति को इस्तीफा देने वाले कौन कौन लोग हैं इसमें? बताओ, हाथ खड़े करो, कौन कौन लोग हैं? वाइस प्रेसिडेंट अगर आपको बना दिया जाए तो आपको त्याग पत्र किसको देंगे? अगर आपको भारत के चीफ जस्टिस बना दिया जाए तो किसको त्याग पत्र देंगे? और अगर आपको केक बना दिया जाए तो किसको त्याग पत्र देंगे? या ये सभी लोग है राष्ट्रपति को देंगे त्याग पत्र? तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा, सभी लोग ये राष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज क्लियरली embodied in the preamble to the Constitution of India। कि भारत का जो संविधान है उसका प्रियम्बल है, मतलब प्रस्तावना है, उसमें निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्जेक्टिव, कौन सा उद्देश्य है वो स्पष्ट रूप से लिखा गया है। क्लियरली एम्बॉडीड, स्पष्ट रूप से लिखा गया है। कौन सा उद्देश्य है? एक है इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, कि इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, सभी को स्टेटस या प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, उसकी जिक्र कर रहा है ये। फ्रेटर्निटी अश्योरिंग डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, उसकी बात करता है। सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है प्रियम्बल, या सभी की बात करता है, या सभी की बात करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये सभी की बात करता है। ये सारी चीज लिखी हुई है, अगर आप प्रियम्बल देखेंगे, ये सारा प्रियम्बल है वी द पीपल ऑफ इंडिया वाला, तो इसमें इन सब का जिक्र आपको जरूर पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आप इसको रोक कर एक बार पढ़ सकते हैं। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे आ गया है, ठीक है। आज तो बहुत देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड टू द अरेस्टेड पर्सन अंडर द आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। अगर एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो बताओ कि संविधान में जो 22 आर्टिकल नंबर कितना 22 है, उसके तहत क्या फैसिलिटी है? उसको गिरफ्तार आदमी को क्या क्या राइट है, फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 22 के तहत बताना आपको। तो गिरफ्तार आदमी को क्या क्या राइट है, देखिए। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड, उसको यह पुलिस द्वारा बताना कि भैया इस काम के लिए आपको अपराध किया आपने, इसलिए आपको गिरफ्तार किया जाता है, ये उसको इन्फॉर्म करना। ये नहीं कि चुपचाप उसको बिना बताए चल तुझे उठा कर ले चलते हैं थाने में, 2-4 लगा दिए, डंडे ऊपर नीचे करके मुर्गा बना दिया। तो ऐसे नहीं, उसको पहले बताना है। कानून ये बोलता है, संविधान ये बोलता है। दूसरा देख लेते हैं, राइट टू, ये दूसरा यहां पे है, थोड़ा सी साइड हो गया फॉर्मेट है। राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 ऑफ अरेस्ट, कि जब उसको अरेस्ट कर लिया जाता है पुलिस द्वारा 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट, मतलब कि दंडाधिकारी के सामने, ठीक है ना, मजिस्ट्रेट बोलते हैं ना इसको, सजा देने वाला, जो क्रिमिनल वाले फंडे होते हैं उसको मजिस्ट्रेट बोला जाता है। तो उसके सामने उसको पेश करना है 24 घंटे के अंदर, ठीक है। ये नहीं है कि उसको लगाते रहे और एक हफ्ते तक पता उसका कबूतर सा बना दिया और उसके बाद कोर्ट में ले जा रहे हैं। 24 घंटे के अंदर उसको पेशी करनी है उसकी। राइट ऑफ ए बॉय अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज एंड वुमेन, दे कैन नॉट बी समन टू द पुलिस स्टेशन। वहां पे पुलिस क्वेश्चन नहीं पूछ सकती, वो समन नहीं कर सकते किसको? अगर कोई बच्चा 15 साल से नीचे है और महिला एंड वुमेन, महिलाओं को और बच्चों को, दे कैन नॉट बी समन टू द पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में उनको बुलाया नहीं जा सकता। क्या ऐसा है? क्या ऐसा है? तो ये 3 स्टेटमेंट आपके सामने, बताओ कौन कौन से इसमें करेक्ट है, कौन कौन से इसमें करेक्ट है। तो देखो, इसमें 1 और 2 दूसरा करेक्ट है,
पहला करेक्ट है कि उसको बताना जरूरी है और 24 घंटे के अंदर सामने जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना उसको जरूरी है। जहां तक तीसरी स्टेटमेंट गलत क्यों है, तीसरी स्टेटमेंट इसलिए गलत है कि बॉयज अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज एंड महिला है वो सीआरपीसी सेक्शन है, ये आर्टिकल 22 नहीं, वो सीआरपीसी सेक्शन 160 के अंदर कैन नॉट बी कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन ओनली फॉर कैन नॉट बी कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन ओनली फॉर क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग के लिए नहीं बुलाया जा सकता, उसको पूछताछ के लिए महिला को बुलाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो अगर कोई महिला है या लड़की है थोड़ा इसमें इस प्रेजेंटेशन को देख रही है तो वो थोड़ा कृपया करें सीआरपीसी सेक्शन 166 पे थोड़ा मत्था पूछी कर ले। पुलिस को जब भी कोई पुलिस के सामने मुकाबला होगा तो आप सीधा बोल देना सीआरपीसी सेक्शन 186 पढ़ा है, इतने में उसके कान खड़े हो जाएंगे और वो भाग जाएगा। ऑन द फेसेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, और साथ में बोल देना आर्टिकल 22 सेक्शन 86 सीआरपीसी, 2-4 आपको फंडे से बोलने हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका पलड़ा भारी हो जाता है। अगर कोई लड़की इस प्रेजेंटेशन को देख रही है तो थोड़ा सा इस पर रिसर्च कर ले, फायदा होगा, कब जरूरत पड़ जाए पता नहीं चलता, स्पेशली कोरोना वायरस के टाइम में। ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया फ्रेंचाइजीज वाज गिवन फॉर द डायरेक्ट इलेक्शन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किस आधार पे, किस क्राइटेरिया पे कि डायरेक्ट इलेक्शन है मतलब सीधा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होंगे। बताओ आपको कि 1919 में जो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसका क्राइटेरिया था कौन वोट दे सकते हैं। क्या सभी लोग वोट दे सकते हैं? सभी तो नहीं दे सकते। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का तो जिक्र नहीं, वो तो नेहरू रिपोर्ट में आगे आएगा। ठीक है, किस आधार पे लोग वोट दे सकते थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जिनके पास अच्छी खासी जमीन हो, जायदाद हो, और साथ में क्या है कि एजुकेशन। ये दो आधार होने चाहिए, कास्ट रिलीजन नहीं, ये प्रॉपर्टी और एजुकेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देख लेते हैं द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 प्रोवाइड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंटर स्टेट काउंसिल। आपको यह बताना है कि 1956 में जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बना है, क्या है उसमें, क्या प्रोवाइड करता है वो? तो इंटर स्टेट काउंसिल का जिक्र करता है वो। ध्यान रखना, इंटर स्टेट काउंसिल वर्ड है ये, इंटर स्टेट काउंसिल वर्ड है। इसके अलावा और भी काउंसिल होती है क्या, वो उसके साथ कंफ्यूज तो नहीं कर रहे आप। दूसरा है कि डिलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूंसी बाय द डिलिमिटेशन कमीशन। क्या उसका जिक्र है कि जो प्रीसिमन होते हैं कि राज्यों में इतनी सीटें या उस सीट का ये दायरा, तो इस तरह के मामलों की बात करता है क्या वो। या तीसरी बात है हाई कोर्ट फॉर न्यूली क्रिएटेड स्टेट। अब इस दौरान कुछ हाई कोर्ट भी स्टेट राज्य क्रिएट हुए थे 1956 के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, तो उनके हाई कोर्ट की भी बात करता है क्या, या डी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। आमतौर पर स्टूडेंट क्वेश्चन गलत कर सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना। इसका हमने पहले भी हमारे प्रेजेंटेशन में कई बार जिक्र आया है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। जब कोई दिक्कत आ रही है आपको तो इससे अच्छा ढंग से पढ़ ही लो उसको, 1956 को पढ़ डालो अगर आपको दिक्कत आ रही है। तो यहां पे जोनल काउंसिल की बात होती है, न कि इंटरस्टेट काउंसिल की बात होती है। तो ये बात है, तो डिलिमिटेशन वाला तो बात ठीक है। और फिर आ जाता है पार्ट 5 है इसका, सेक्शन 49 से लेकर 69 तक इस एक्ट का। उसमें बोला गया है कि वेरियस प्रोविजन ऑफ द हाई कोर्ट फॉर द न्यूली क्रिएटेड स्टेट की जो अलग अलग स्टेट क्रिएट हुए हैं उनका हाई कोर्ट के बारे में यहाँ पे इसका जिक्र, प्रोविजन क्रिएट किए गए हैं। आगे देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज और आर करेक्ट। आपको बताना है कि जो कुछ स्टेटमेंट यहां पे दी हुई है वो करेक्ट कौन कौन सी है। तो ये रिट से रिलेटेड आ गया, फंडामेंटल राइट में रिट आपको पता होगा कि क्या मामला होता है रिट। तो उसका रिट से रिलेटेड जिक्र है कि रिट ऑफ मैंडेमस है कैन नॉट बी इश्यूड अगेंस्ट ए प्राइवेट इंडिविजुअल और प्राइवेट बॉडी। कि जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट इश्यू करते हैं वो एक किसी सरकार के खिलाफ ही हो सकता है, प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट बॉडी के खिलाफ नहीं हो सकता। ये पहली स्टेटमेंट बोल रहे हैं, क्या ये बात सही है? मैंडेमस की बात हो रही है। दूसरा है रिट ऑफ क्वो वारंटो इज एप्लीकेबल टू द पब्लिक ऑफिस ओनली एंड नॉट टू प्राइवेट ऑफिस। की जो क्वो वारंटो वाली रिट है वो पब्लिक ऑफिस पे हो सकती है, प्राइवेट ऑफिस पे नहीं हो सकती है। ठीक है, और तीसरा जो रिट है वो हेबियस कॉर्पोरेशन वाला, टू हैव द बॉडी ऑफ वाला, वो इज इश्यूड फॉर द रिलीज ऑफ ए पर्सन हु हैज बीन डिटेन्ड अनलॉफुली फॉर द बाय द स्टेट और बाय एनी प्राइवेट इंडिविजुअल। की प्राइवेट इंडिविजुअल ने किसी को पकड़ लिया है, मतलब किसी पे कब्जा कर लिया है, उसको बंदी बना लिया है, या क्या है कि सरकार ने उसको डिटेन करके, मतलब पुलिस ने उसको डिटेन कर रखा है, तो उसके खिलाफ हो सकती है।
या ऑल ऑफ द अबव। तो निम्नलिखित में से बताओ कि कौन सा इसमें करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। अगर किसी ने ये कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें कि आपको पीडीएफ भी साथ में मिलता है, पूरे सारे सिस्टमेटिक इंग्लिश से वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते हैं एक जगह पे। आपको इधर उधर मत्था पतली करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और हाई लेवल की सीरीज है, आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए, जिससे कि आप अपनी तैयारी में बेटरमेंट ला सके। तो इसमें सारी चीजें लिखा हुआ है, सारी चीजें लिखी हुई है। ये देखिए, मैंडेमस कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट द फॉलोइंग, किस किस के खिलाफ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तीनों ही स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। मतलब कि अगर फिर भी आपको पता ना होता, ये क्वेश्चन में देख लेते तो आपकी चीजें करेक्ट हो जाती है। आगे देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज और आर करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? सैलरीज एंड पेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस आर ड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कि भारत की जो समेकित निधि है, वहां से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजेस को पेंशन और तनख्वाह मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट जजेस आर बार्ड फ्रॉम टेकिंग अप गवर्नमेंट ऑफिस पोस्ट रिटायरमेंट। कि पोस्ट रिटायरमेंट के बाद में गवर्नमेंट के किसी पद पे सुप्रीम कोर्ट के जज है वो नहीं रह सकते, उनको रोका गया है, उनको बार किया गया है। आफ्टर रिटायरमेंट ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्रैक्टिसाइजिंग एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कि रिटायरमेंट के बाद में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते कहीं पे भी इंडिया में किसी कोर्ट या अथॉरिटी के सामने। अथॉरिटी का मतलब कि जैसे ट्रिब्यूनल वगैरह होते हैं या फिर क्वासी जुडिशियल होते हैं बॉडी, उसके सामने की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये तीन आपके स्टेटमेंट है, बताओ कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें देखिए कि जो तीसरी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर होने के बाद में किसी भी कोर्ट में किसी भी अथॉरिटी में वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। दूसरी गलत क्यों है? सुप्रीम कोर्ट है वो बार किया गया है पोस्ट रिटायरमेंट के बाद, ये गलत है। वो यहां तक कि गवर्नर बन सकते हैं, आपने गवर्नर बनते देखा, केरला के सदाशिव थे, गवर्नर बन गए थे, उस पर बहस भी होती है। फिर वो क्या होता है, जैसे ह्यूमन राइट कमीशन है उसके चेयरमैन बन गए। ठीक है, तो इस तरह की जो गवर्नमेंट पोस्ट है, गवर्नमेंट ऑफिस है, वहां पे वो उनको ग्रीन ट्रिब्यूनल है वहां पे भी बनते हैं, तो वो अलाउड है, तो इसको बार नहीं किया गया है। यहां तक कि वाइस प्रेसिडेंट है सुप्रीम कोर्ट का जज है वो भी बन सकते हैं, प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं। सैलरीज एंड पेंशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट है। देखो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की पेंशन आती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। सैलरी है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की वो आती है हाई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। लेकिन जो हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से आती है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत थी। आगे देख लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नो वुमेन वाज इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द फर्स्ट लोकसभा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया आपके सामने, महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। और क्या है कि नो वुमेन वाज इलेक्टेड, पहली जो लोकसभा थी उसमें कोई भी महिला चुनकर नहीं आई, उसमें कोई भी महिला चुनकर नहीं आई पहली लोकसभा में। क्या ये बात सही है क्या? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कि 17वीं जो लोकसभा है आज के टाइम में, 17वीं लोकसभा बनी, उसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन है वो एमपी आजादी के बाद चुनकर आई। दो स्टेटमेंट है आपके सामने, और तीसरी स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है, बताओ कौन कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट में करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या है कि इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, पहली गलत है, पहली गलत है। क्या है देखिए, आप 24 एमपी थे वो पहली लोकसभा में चुनकर आए थे, जो कि 5% थे उस जमाने में, जहां महिलाओं को बाहर नहीं निकलती थी, 5% महिलाएं उस जमाने में चुनकर आई थी। और स्पेशली जैसे राजकुमार अमृत कौर है, सुचेता कृपलानी है, कुमारी एनी मैस्करेन है, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित है, ये काफी फेमस पर्सनालिटी रह चुकी हैं, प्रोमिनेंट लीडर रह चुकी हैं, वो भी चुनकर इस दौरान आई थी। जो दूसरी स्टेटमेंट है 14% है, 5 से लेकर वो लगातार बढ़ता गया, कुछ में 1-2 में हो सकता है कमी आई हो, 14% आज के टाइम में महिलाएं चुनकर आती है। इस पर थोड़ा गूगल सर्च करना। एक पीछे डिबेट भी थी कि भारत क्या है कि मीडिया में ऐसे दिखाता है पाकिस्तान में महिलाओं की खराब हालत होगी, जबकि महिलाओं की संख्या है वहां की पार्लियामेंट में वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ऐसा क्यों है? वो आप थोड़ा पाकिस्तान की पार्लियामेंट महिलाओं की सिचुएशन, क्या वहां पे महिलाओं को रिजर्वेशन है जबकि इंडिया में तो है नहीं?
तो इस पे थोड़ी रिसर्च करो, आपको बहुत रोचक जानकारी मिलेगी। और तब आपको मिलेगा कि आपको मीडिया की बजाय थोड़ा इंडिपेंडेंट रिसर्च पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मीडिया तो आग उगलता है पाकिस्तान के खिलाफ, ये खिलाफ, वो खिलाफ, ठीक है, ताकि उनके व्यूअर बढ़े। 2027 का जिक्र है, 2027 का क्वेश्चन है, सॉरी, कि इमरजेंसी ड्यू टू द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन ए स्टेट कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 1 ईयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। यहां पे लिखा गया है राज्य से रिलेटेड बात, कि एक राज्य में राष्ट्रपति शासन, मतलब कि जो फेल हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, इसका मतलब क्या है कि वहां पे सरकार में किसी के पास बहुमत नहीं है, या फिर क्या वहां पे दंगे हो गए हैं, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है, तो 1 साल से बाद कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 1 ईयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, कि किस हालात में राष्ट्रपति शासन 1 साल से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। बताओ किस हालात में बढ़ाया जा सकता है। एक तो क्या है कि अगर देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हो, नेशनल इमरजेंसी है वो लगी हो, उस दौरान में बढ़ाया जा सकता है। दूसरी स्टेटमेंट ये है कि इलेक्शन कमीशन ये सर्टिफाइड करता है कि वहां पे असेंबली के इलेक्शन करवाना वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। क्या ऐसा केस हुआ था जब भिंडरेवाला ने कब्जा कर लिया था मंदिर पे, स्वर्ण मंदिर पे, तो उस अकाल तख्त की बात हो रही है, उस टाइम में बहुत हालात खराब हो गए थे। अब पाकिस्तान की मदद से जो ऑर्गेनाइजेशन थी कुछ खालिस्तान वाली, उन्होंने पूरे पंजाब में आतंकवाद फैला दिया था, और हालात ऐसे नहीं थे जहां पे कि इलेक्शन करवाए जा सके। तो बहुत टाइम के बाद, बहुत समय के बाद में वहां पे इलेक्शन हुए थे, और उसके बाद बेंच सिंह जब चुनकर आए थे वहां पे, उसके बाद उनकी भी हत्या कर दी गई थी। तो ये एक टिपिकल केस आता है यहाँ पे, आप बता सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं और कहां कहां पे ऐसे केस आए हैं, ठीक है। तो ये दोनों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गिव्स एसेंट, की राष्ट्रपति है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है, वो अगर अपनी अनुमति देते हैं तो बताओ कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर होगा वो है डी, पहली और दूसरी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अगर इमरजेंसी लगी हो तो, और अगर इलेक्शन कमीशन है वो देखिए कि हालात ठीक नहीं है, कोरोना है, मान लो कोरोना फैला हुआ है, इसका मतलब कोरोना में क्या इलेक्शन हो सकता है, असेंबली के इलेक्शन, काउंसिल के नहीं, असेंबली की बात कर रहे हैं, तो ऐसे हालात में वो आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन वो 1 साल से आगे बढ़ाया नहीं जा सकता। अगर 1 साल से आगे बढ़ाया जाता है, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, पंजाब में जो बढ़ाया गया तो संविधान में संशोधन करना पड़ा था क्या? हाँ, बिल्कुल करना पड़ा था, आर्टिकल वाला संशोधन की बात कर रहा हूं मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट अबाउट अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो बड़ा देखिए कि एक अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आया, इस पे बहुत ज्यादा शोर मचा, लेकिन क्योंकि सरकार का मीडिया पे बहुत ज्यादा कंट्रोल है, या दूसरे शब्दों में गोदी मीडिया आप चर्चा में सुनते होंगे। गोदी मीडिया मतलब होता है कि जो सरकार द्वारा कंट्रोल किया जाने वाला, अगर एस्टेब्लिशमेंट ज्यादा बन जाता है तो वो इन चीजों को नेशनलिज्म के साथ एसोसिएट करते हुए इसको उचित ठहराना स्टार्ट कर देता है। हो सकता है कुछ केसेस में उचित भी हो, तो वो वाली जिक्र था, ठीक है। तो बताओ कि ये जो एक्ट है उसकी कुछ स्टेटमेंट कौन सी ठीक नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, अगर आप इसको गूगल सर्च करेंगे, थोड़ा पॉलिटी में आपका इंटरेस्ट है तो पहली स्टेटमेंट यह है कि गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू डेजिग्नेट इंडिविजुअल एज टेररिस्ट, की वो मतलब व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने की इसमें इसके एक्ट के जरिए पावर मिलती है। मतलब सरकार है, अगर सरकार को लगता है कि ये कुछ एक्टिविटी उसकी ठीक नहीं है तो उसको आतंकवादी घोषित कर सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब इतनी पावर देता है ये एक्ट सरकार को। दूसरा क्या है कि इंडिविजुअल कैन बी बैंड फ्रॉम ट्रेवलिंग, कि अगर टेररिस्ट उसको घोषित कर दिया तो वो ट्रेवल नहीं कर सकता, उसको बैन कर दिया जाता है ट्रेवल भी। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 है, वो इनेक्ट किया गया था, इंडो पाकिस्तान वार हुई थी 1965 में, उसके बाद में। तो ऑल ऑफ दीज, तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ये करेक्ट है, कौन सा ये करेक्ट है। तो ये तो अमेंडमेंट किया गया था 1919 में, लेकिन जो स्टार्टिंग में कब बनाया गया था उसकी बात हो रही है। यहाँ पे तीसरी स्टेटमेंट में अमेंडमेंट की बात नहीं हो रही है, ये स्टार्टिंग की बात हो रही है। समय समय पर परिवर्तन चलते रहते हैं एक्ट में, ठीक है। तो ये बताओ कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो ये तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि ये भारत और जो चाइना का वार हुआ था उस दौरान में कुछ एक ऐसे राज्य भी थे,
पॉलिटिकल पार्टी थी, सॉरी पॉलिटिकल पार्टी थी, जहां पे की जो मैनिफेस्टो होता है, पॉलिटिकल मैनिफेस्टो आपने सुना होगा नाम, चुनाव घोषणा पत्र, उसमें यह वादा कर दिया था कि अगर हम जीत कर आएंगे तो हम भारत से अलग हो जाएंगे, भारत से अलग हो जाएंगे। तो इस तरह की एक्टिविटी है वो स्टार्ट कर थी, मतलब इंडिया के खिलाफ है, अंदर ही माहौल इस तरह से बन रहा था क्योंकि भारत की हालात ठीक नहीं थी चाइना के युद्ध के लड़ने के बाद में। तो इसका मतलब है जैसे कि स्पेशली कुछ एक राज्य थे साउथ इंडिया, वहां पे पहले आंदोलन चल रहे थे एंटी हिंदी के खिलाफ है, तो हिंदी के खिलाफ चल रहे थे, उसमें ये आंदोलन भी चलने स्टार्ट हो गए थे साथ में, इसलिए ये यहां पे बन गया था एक्ट उस टाइम में। और ये स्टेटमेंट दोनों पहली बिल्कुल करेक्ट है, तो तीसरी स्टेटमेंट इसमें गलत है। पूरी जानकारी आप इसमें ले सकते हैं आपके कि ये मामला क्या था 1963 में जो बना था। ठीक है, आगे देख लेते हैं आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज आर करेक्ट। आपको बताना है कि राष्ट्रपति का पद है उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट आपके सामने, कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, कि जो सरकार की कार्यकारी शक्तियां होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, राष्ट्रपति का पद है उसमें निहित होती है। मतलब कि राष्ट्रपति के एक नाम से ही सारी चीजें चलती है। राष्ट्रपति पार्लियामेंट में आकर जब भाषण देते हैं तो उस टाइम में बोलते हैं मेरी सरकार है वो ये लाएगी, मेरी सरकार ने ये किया, तो ये बात स्टेटमेंट करेक्ट है क्या, सरकार राष्ट्रपति या ऐसे बोलता है क्या। दूसरी स्टेटमेंट, प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर ए नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। क्या कि प्रेसिडेंट है वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है जब होम मिनिस्ट्री से रिटन एडवाइस मिले, लिखित में मिले कि राष्ट्रपति वो देश में इमरजेंसी लगा दी जाए। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्या। तीसरी है, प्रेसिडेंट हैज ए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि संविधान में राष्ट्रपति है वो काम करेगा संविधान के मुताबिक, और एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, जो कैबिनेट की मीटिंग होती है, कैबिनेट के फैसले होते हैं, उसके अनुसार, उनकी एड एंड एडवाइस के अनुसार वो चलेंगी। तो स्टेटमेंट कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है। कहीं ऐसा तो नहीं है सारी सही लग रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं है इसमें सारी सही लग रही हो, सिर्फ एक स्टेटमेंट है वो करेक्ट है पहले वाली, बाकी दूसरी तीसरी गलत है। ये कैबिनेट नहीं है, ये क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ये वर्ड होगा। कैबिनेट तो उसका छोटा सा हिस्सा होता है, संविधान में कैबिनेट का तो जिक्र ही नहीं है। ठीक है, तो जिक्र किसका है, कैबिनेट का जिक्र तो एक बाद में संशोधन के जरिए आया है, ये अमेंडमेंट के टाइम में, इमरजेंसी वाले अमेंडमेंट में। तो यहां पे ये जो है ना, ये स्टेटमेंट तो इसलिए गलत हो गई है। दूसरी बात क्या है कि यहां पे होम मिनिस्ट्री नहीं होगी, ये कैबिनेट की जो एडवाइस होती है ना, रिटर्न में होनी चाहिए, वो उसका लागू होगा, तब इमरजेंसी डिक्लेयर हो सकती है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है, पहली सही है। आगे देख लेते हैं, if a person believes that judgment passed by lower court is not just, क्या है, he can approach the high court, this comes under which of the following jurisdiction। मतलब कि एक आदमी को ऐसा लगता है कि लोअर कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो उसके साथ न्याय नहीं हुआ, उचित नहीं है, उसके साथ में धोखा हुआ है, अन्याय हो गया है, हाई कोर्ट में अप्रोच करता है। तो बताओ हाई कोर्ट में अप्रोच करना वो कौन सा जुरिडिक्शन में अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उसका राइट आंसर होगा बी, वो होता है अपीलेट जुरिडिक्शन। लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट, ये अपीलेट जुरिडिक्शन है, इस तरह से जा सकता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्विजेज्ड ए सेक्युलर स्टेट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। बताना है कि भारतीय संविधान में सेक्युलर स्टेट है, धर्म राष्ट्र निरपेक्ष, उसकी कल्पना की गई है। तो बताना है कि किस ऑब्जेक्टिव को मीट करता है वो, जो सेक्युलर स्टेट का जो प्रिंसिपल सिद्धांत है, ठीक है, उसकी जो परिकल्पना है वो कौन से ऑब्जेक्टिव को, कौन से उद्देश्य को पूरा करता है। तो एक तो यह है कि टू इंश्योर दैट वन रिलीजन कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, कि एक कम्युनिटी दूसरे पे डोमिनेट न हो जाए। दूसरा है कि टू इंश्योर दैट सम मेंबर डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी, कि सेम रिलीजन में भी हो सकता है, जैसे कि मान लो हिंदू है, हिंदू में भी ऐसा ना हो कि जाट है वो दूसरों पे डोमिनेट हो जाए, मतलब दूसरी कम्युनिटी पे, या बनिए है दूसरों पे डोमिनेट ना हो जाए। तो इस चीज को इंश्योर करता है कि सभी को प्रॉपर जस्टिस मिले, सेम धर्मी क्यों ना हो। टू इंश्योर दैट द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स इन एनी पर्टिकुलर रिलीजन,
तो यहां पे क्वेश्चन आ गया है कि टू इंश्योर दैट स्टेट है वो किसी पर्टिकुलर धर्म को वो लोगों पे इन्फोर्स करना स्टार्ट कर दे। मतलब ऐसा ना हो बीजेपी की सरकार आई बता दे सबको कि हिंदू राष्ट्र बना देना है, ठीक है, सब कुछ और दूसरे को वाट लगा देनी है, ऐसा उसको रोकने के लिए क्या गया। टू इंश्योर दैट द स्टेट डज नॉट टेक अवे द रिलीजन फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, ताकि एक इंडिविजुअल की रिलीजियस जो फ्रीडम है, धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी है, वो छीनने सके। तो इसलिए जो सेकुलर स्टेट का प्रिंसिपल है या प्रोविजन है, उद्देश्य है, वो निम्नलिखित में से ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है डी, सभी उद्देश्यों को पूरा करता है, सभी उद्देश्यों को पूरा करता है ताकि किसी के साथ में भेदभाव न हो। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 25 से लेकर 28 आर्टिकल स्पेशली इसके बारे में जिक्र करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सो टू मीडिएट बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द कंपनीज डायरेक्टर एंड अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू मैनेज द कॉमर्शियल अफेयर्स। तो ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, किससे रिलेटेड बताना है कि निम्नलिखित में से, बताना क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट है जो मीडिएट करेगा पार्लियामेंट और कंपनीज डायरेक्टर के बीच में। पुराने जमाने की बात है, पार्लियामेंट एंड द कंपनी डायरेक्टर एंड अलाउ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू मैनेज द कॉमर्शियल अफेयर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बोला गया कि आपको कॉमर्शियल अफेयर्स है वो देखने, कंपनी की बात हो रही है, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है, ठीक है, तो उस जमाने की बात है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिट्स इंडिया एक्ट में ये प्रोविजन था। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जिसको कि सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट है वो भी इस दौरान इंट्रोड्यूस किया गया था। इट अलाउ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू मैनेज कॉमर्शियल अफेयर्स बट क्रिएटेड ए न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स। आगे देख लेते हैं, विद रेफरेंस टू यूनियन एग्जेक्टिव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यूनियन एग्जेक्टिव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। यहां पे स्टेटमेंट है कि एग्जीक्यूटिव इज द ऑर्गन ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द लेजिस्लेचर। कि जो न्याय जो विधायिका है, मतलब कानून बनाने वाले जो ऑर्गन है, उसने जो लॉ बना दिए या सरकार जो पॉलिसी बनाई जाती है सरकार द्वारा, उसको एग्जीक्यूटिव मतलब सरकार, एग्जीक्यूटिव का मतलब सरकार है, कार्यपालिका की बात हो रही है, वो एग्जीक्यूट करता है, वो इंप्लीमेंट करता है। दूसरा, सिविल सर्वेंट फॉर्म पार्ट ऑफ द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। सिविल सर्विसेज है, सिविल सर्वेंट आईएएस आईपीएस, ये सारे लोग जो लोग हैं वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। एग्जीक्यूटिव दो टाइप के, पॉलिटिकल और परमानेंट। बताना है आपको परमानेंट कौन से हैं, क्या सिविल सर्वेंट परमानेंट है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंजॉयज एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। क्या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास में एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है? वो कोई एग्जीक्यूट कर सकता है किसी ऑर्डर को, और नन ऑफ द अबोव। बताओ कि कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी, इसका राइट आंसर है। देखो ये पहले स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं टेम्परेरी होते हैं, 5 साल तक रहते हैं या 2 साल तक, जब भी है वो उनका चुनाव के जरिए आते हैं। जो सरकार है वो इंप्लीमेंट करती है पॉलिसियां। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट है अटॉर्नी जनरल है, वो सिर्फ सरकार को सलाह देता है। जो कानून मंत्रालय है ना, लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो एक्चुअल में परफॉर्मेंस करता है किसकी? एग्जीक्यूट करने की। अटॉर्नी जनरल नहीं करता। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कौन है? लॉ मिनिस्टर है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट ऑफ नागालैंड। नागालैंड में कुछ स्पेशल चीज है, नागालैंड में कुछ स्पेशल चीज है। वहां की जो लॉ एंड ऑर्डर है, मतलब पुलिस है, वो पुलिस को मैनेज कौन करता है? तो पुलिस को क्या प्रेसिडेंट मैनेज करते हैं, गवर्नर करते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर करते हैं, पार्लियामेंट करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है वो है प्रेसिडेंट, गवर्नर है। गवर्नर है, उनके पास में लॉ एंड ऑर्डर का राइट है। और ये स्पेशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नर की, वो कब बंद हो जाएगी? जब राष्ट्रपति है वो डायरेक्शन देंगे। मतलब सरकार के पास पूरा राइट है। सरकार का मतलब प्रेसिडेंट मतलब सरकार, तो प्रेसिडेंट जब डायरेक्शन देंगे तब बंद हो सकते हैं, वरना गवर्नर के पास में ये राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्राइबल एरिया ऑफ असम। असम का ट्राइबल एरिया निम्नलिखित में से कौन सा है? असम का ट्राइबल एरिया नॉर्थ चाचर हिल्स डिस्ट्रिक्ट, कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट, बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि ये सारे तीनों के तीनों ट्राइबल एरिया। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी इसका करेक्ट आंसर होगा, सारे के सारे ट्राइबल एरिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है।
विद रिस्पेक्ट टू द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पीआईएल का ऊपर क्वेश्चन एक बार फिर से आया है कि जो पीआईएल है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका जिसको बोलते हैं, इनेबल्स एनी मेंबर ऑफ पब्लिक टू इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग ऑन बिहाफ ऑफ एन एग्रीव्ड पर्सन, कि जो जिस आदमी को, पीड़ित आदमी, मान लो मजदूर है, माइग्रेंट मजदूर है और उसकी हालत खराब है, वो कोर्ट नहीं जा सकता, तो उसके बिहाफ पे कोई भी बंदा दूसरा कोर्ट जा सकता, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, या उस कम्युनिटी के खिलाफ जो, या उस क्लास के खिलाफ में जो कि पीड़ित है। तो पहली स्टेटमेंट तो ये है। दूसरी स्टेटमेंट है रिटन नोट टू द जजेस इवन ऑन ए पोस्ट कार्ड कैन बी एक्सेप्टेड एज पीआईएल, कि अगर पीआईएल है, ये नहीं है कि पूरा प्रोसेस फॉलो हो, अगर किसी ने पोस्ट कार्ड पे लिखकर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम पे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम पे भेज दिया, तो वो भी पीआईएल के रूप में कंसीडर की जा सकती है, वो लिटिगेशन बन जाएगी। तो क्या ऐसी फैसिलिटी भी है क्या पीआईएल के मामले में, जनहित के मुद्दों पे? तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है कि दोनों ही स्टेटमेंट है करेक्ट है। तो पीआईएल एक बहुत ही अच्छा और इंडिया का एक स्पेशल टूल है। आगे देख लेते हैं, फ्रॉम विच कंट्री इज द इलेक्टोरल सिस्टम इन इंडिया हैज बीन बोरोड, कि भारत का जो इलेक्टोरल सिस्टम मतलब चुनाव कराने की प्रणाली है वो किस देश से ली गई, चुनाव प्रणाली भारत की किस देश से ली गई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है वो है ए। इसका करेक्ट आंसर होगा कि वो यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, द मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय डैश एंड डैश रेस्पेक्टिवली। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इसमें आप पता होने के बावजूद भी कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए, कहीं गलत ना आंसर दे, हो सकता है आपको नॉलेज हो, कई बार नॉलेज होने से भी बहुत सारे आंसर गलत हो जाते हैं, मतलब कि आपका जो जजमेंट है पर्टिकुलर समय में वो करेक्ट नहीं आ पा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है वो है सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका सी करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो अपॉइंट किए जाते हैं मेंबर्स या चेयरमैन, वो गवर्नर द्वारा, और यूपीएससी है वो राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दे, ए नहीं होगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, एज पर द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने आया है। एज पर द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द गाइडेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज को एक गाइडेंस देता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, चुनाव आचार संहिता से जिक्र है यहाँ पे। एंड कैंडिडेट्स फॉर द बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दे कैन नॉट होल्ड पब्लिक मीटिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डैश आवर्स एंडिंग विद द आवर फिक्स्ड फॉर द क्लोज ऑफ द पोल। चुनाव आयोग है वो, उसकी गाइडेंस है, उसकी डायरेक्शन है कि जब रैली होती है, रैली आपको एक पर्टिकुलर समय के बाद में नहीं कर सकते, मतलब कि 17 मई है, मान लो आज डेट, एग्जांपल ले लेते हैं, 17 मई है एग्जांपल के तौर पे आज डेट है, और आज इलेक्शन हो रहे हैं, 5 बजे तक का समय, तो बताओ कि उससे पहले रैली कब तक नहीं कर सकता? ठीक है, रैली कर सकता है वो जब उस चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि इस दौरान इलेक्शन होगा, और वो 15 तारीख को, मान लो आज 17 तारीख के 5 बजे इलेक्शन खत्म होना है, तो 15 तारीख के 5 बजे शाम को बाद में कोई रैली नहीं हो सकती, पब्लिक मीटिंग नहीं हो सकती। मतलब कि 48 घंटे का समय होता है, उस दौरान में कोई रैलियां नहीं हो सकती, पब्लिक मीटिंग नहीं हो सकती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है वो है 48 घंटे। अब आप बोलेंगे कि अगर मीटिंग नहीं हो सकती तो इस दौरान में असल में बहुत ज्यादा गड़बड़ होता है, मतलब कि नोटों की गड्डियां और बोतलें मटती है, नोटों की गड्डियां बोतलें बंटती है, इनको रोकना बड़ा मुश्किल है। पब्लिक मीटिंग मतलब रैलियां नहीं हो सकती, ये क्वेश्चन है। हालांकि वो गैर कानूनी है, लेकिन रुकती नहीं है, चलती वही चीजें हैं। Which of the following statement is or are correct about नेहरू रिपोर्ट? तो नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट है उससे रिलेटेड। Which of the following statement is or are correct about नेहरू रिपोर्ट? नेहरू रिपोर्ट का जिक्र हमने पहले भी किया था, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कौन से नेहरू की बात हो रही है, क्या ये जवाहरलाल नेहरू है कि या किसी और कोई भी नेहरू था? तो एक क्वेश्चन तो ऐसे पहले भी हमारे में आया था, आपको बता दो, समझ लो और थोड़ा रिसर्च करो कि ये कौन से नेहरू की बात हो रही है। सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ स्टेट वाज लिस्टेड एज अ फंडामेंटल राइट, कि फंडामेंटल राइट माना जाएगा सेक्युलर कैरेक्टर, ये नेहरू रिपोर्ट ने रिकमेंडेशन दी थी। दूसरा है, नेहरू रिपोर्ट है रिकमेंडेड क्या था कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविंसेस शुड टेक प्लेस ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस,
तो एक बार जिक्र आया था, हमने कोई एक और रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें भाषा के आधार पे नेहरू जिसमें एक सदस्य थे, ठीक है, तो उसने मना कर दिया था। लेकिन ये वाला तो नेहरू रिपोर्ट है, ये वाला नेहरू है, ये तो बोल रहा है कि भाषा के आधार पर जो प्रोविंसेस है उनका रिडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तीसरी स्टेटमेंट है, इट इंक्लूडेड द राइट टू फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन इन फंडामेंटल ह्यूमन राइट, कि फंडामेंटल ह्यूमन राइट है उसमें फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन है, वो इंक्लूड होना चाहिए राइट, ठीक है। तो इस बताओ कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सारी स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है, सारी स्टेटमेंट है इसकी करेक्ट है, ठीक है ना। तो आप इसको चाहें तो पूरा पढ़ भी लीजिए कि ये रिपोर्ट में क्या क्या था, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके कुछ क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं। Which of the following provisions were introduced in the Child Labor Prohibition and Regulation Act 2016? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चाइल्ड लेबर से रिलेटेड कुछ चेंज किए गए, बदलाव किए गए थे, मतलब हालात चेंज हो रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, कैपिटलाइजेशन बढ़ रहा है। तो 2018 में कुछ चेंज किए गए थे किस एक्ट में? जो चाइल्ड लेबर है उसके मामले में। तो वो कौन कौन से बदलाव थे, ठीक है। अब क्वेश्चन आपके सामने ये आता है कि जो चाय का खोखा होता है उस पर जो छोटू काम करता है, मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं कि जो चाय में कि खोखा होता है, खोखा मतलब छोटी सी दुकान होती है, आप समझ गए होंगे, उस पर कुछ छोटू काम करता है, वो छोटू है, अगर वो 14 साल से नीचे है तो क्या अलाउड है? नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 कि कई घरों में कोई छोटू काम करता है, जिसको बहुत सारे लोग नेपाल से भी लाते हैं, नेपाली या जो भी बोलते होंगे, एनीवे जो छोटू है क्या वो अलाउड है? थर्ड पॉइंट मेरा ये है, थर्ड मेरा पॉइंट ये है कि मान लो आपका फैमिली बिजनेस है, आपके कपड़े की दुकान है और उसमें सारी फैमिली इन्वॉल्व है, ठीक है, तो वो आपका घर का मेंबर है कोई, और वो क्या काम कर सकता है? कि ये 3 क्वेश्चन मेरे प्रिंसिपल है, सर्च कर लो चाहे इस क्वेश्चन के माध्यम से समझ लो, ठीक है। तो बताओ, पहला है कि इट बैंड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन ऑल ऑक्यूपेशन इंक्लूडिंग फैमिली इंटरप्राइजेज, कि फैमिली मतलब खुद का बिजनेस है उसमें भी काम नहीं कर सकता क्या 14 साल का नीचे का बच्चा? तो ये भी बैन कर दिया गया। तो ये क्या स्टेटमेंट बैन कर दिया गया था क्या? वास्तव में इंक्लूडेड है क्या फैमिली बिजनेस? पहले तो ये बात है, पहली स्टेटमेंट तो ये है। दूसरा, इट बैंड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडोलसेंस 14 से 18 साल के हजार्डस ऑक्यूपेशन में, इट बैंड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडोलसेंस 14 से लेकर 18 साल के हजार्डस ऑक्यूपेशन में बैन किया गया था। अमेंडमेंट में इसका जिक्र है क्या? पनिशमेंट फॉर वायलेटिंग द बैन रेंजेस फ्रॉम जेल टर्म 6 मंथ से लेकर 2 साल, कि 6 महीने से लेकर 2 साल की सजा हो जाएगी अगर किसी ने कानून की धज्जियां उड़ाई तो 3 स्टेटमेंट आपके सामने, बताओ कौन सी स्टेटमेंट है, कौन सी स्टेटमेंट है इसमें से करेक्ट है? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है सी। दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट तो है करेक्ट। पहली गलत यह कि ये एक्सक्लूड करता है फैमिली इंटरप्राइजेस को, इंक्लूड नहीं करता, एक्सक्लूड करता है। तो ये पूरा आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं मामला क्या है, ठीक है। और चाइल्ड लेबर है वो एक्ट 1986 में था, उसके बाद में चेंज आया, इसमें अमेंडमेंट किया गया, ठीक है। तो इसमें आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं क्या अलाउ किया गया कि बिलो द 14 ईयर्स एज इन ऑल ऑक्यूपेशन एक्सेप्ट those run by his or her own family provided that education does not hamper। एपीजे, यहां पे क्वेश्चन है, एपीजे अब्दुल कलाम है भारत के कौन से राष्ट्रपति बने? कौन से राष्ट्रपति? रैंक बतानी आपको, सबको पता है बीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, लेकिन अगर ये पूछ ले बताओ वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, क्वेश्चन तो ऐसे आएगा एग्जाम में, तो ये थे 11वें नंबर के राष्ट्रपति। 11वें नंबर के राष्ट्रपति है वो उसमें रहे थे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल इलेक्शन वोटिंग राइट बाय द यूथ एट द एज ऑफ 18 ईयर्स वाज एक्सरसाइज्ड। बताना आपको कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल इलेक्शन वोटिंग राइट है वो 18 साल, पहले 21 साल होता था, 18 साल वाला कब हुआ? तो 1989 के जो इलेक्शन हुए थे जहां पे वीपी सरकार आई थी, ठीक है, उसमें वीपी सिंह की सरकार चुनकर आई थी, उसके बाद में राजीव गांधी चले गए थे, हालांकि उनके दौरान ये कानून बन रहा था, तो वो फोर्स कांड की वजह से उनकी हालत खराब हो गई थी। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे है सम डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट प्रोसीडिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर इंस्पायर्ड बाय, मतलब कि पार्लियामेंट प्रोसीडिंग के कुछ एक डिवाइसेस है, पार्लियामेंट प्रोसीडिंग होती है उसमें कुछ एक टूल हैं
जिसमें कि पार्लियामेंट का फंक्शन होता है, बताओ कि वो टूल कौन से एक्ट से लिए गए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। 1909 वाले जो एक्ट है उसके कुछ टूल लिए गए, जैसे कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं, रिजोल्यूशन मूव किए जा सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ठीक है, ये चीजें हैं 1919 के एक्ट में थी, जो पार्लियामेंट आज भी यूज करती है। 14 सितंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ऑफ द कंट्री डिसाइडेड टू अकॉर्ड द स्टेटस ऑफ डैश टू द हिंदी, चूज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। मतलब कि जो नीचे लिखा गया है उसमें देखो, समझो एक बार 14 सितंबर को कोई डे बनाया जाता है, 14 सितंबर को कोई डे मनाया जाता है, आपको पता होगा 14 सितंबर को। यहां पे क्वेश्चन कुछ अलग है। 14 सितंबर 1949 को संविधान निर्माताओं ने कंट्री में यह डिसाइड किया था कि हिंदी को स्टेटस दिया गया। उन्होंने को हिंदी को स्टेटस दिया, वो कौन सा स्टेटस था, चूज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो वो क्या नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया की बात की थी, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया की बात की थी, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन की बात की थी, नेशनल लैंग्वेज ऑफ यूनियन की बात की थी। तो आपको एक जैसे से सारे नजर आ रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है वो है सी। ये क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है, क्योंकि बाद में ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया का भी जिक्र आता है। स्टार्टिंग में जिक्र आया, पढ़िए आप एक बार, क्या है कि 1949 14 नवंबर को जो हिंदी दिवस भी मनाते हैं ना, ठीक है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन है, उसमें इसको अडॉप्ट किया गया था। लेकिन 1950 में संविधान ने इसको हिंदी डिक्लेयर की देवनागरी स्क्रिप्ट में, और ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया का उसको लिखा गया। अपार्ट फ्रॉम हिंदी, इंग्लिश इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। आगे देखिए क्वेश्चन कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज बीन अबोलिश्ड अंडर आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहली स्टेटमेंट तो यह है कि 14 है, आर्टिकल 17 है, अबोलिश किया गया क्या, अनटचेबिलिटी, उसके तहत संविधान में। दूसरा, पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस ऑफ अनटचेबिलिटी इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या आर्टिकल 17 में इसका जिक्र, तो पहली स्टेटमेंट यह है कि उसको छुआछूत को खत्म किया गया, छुआछूत की जो प्रथा थी उसको समाप्त कर दी गई, आर्टिकल 17 ये बोलता है। दूसरा ये बोलता है इसमें कि इसमें पनिशमेंट का प्रोविजन है वो रखा गया। तो बताओ क्या छुआछूत पे सजा है, क्या छुआछूत पे सजा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है ए। क्यों है ए? क्योंकि ये इस आर्टिकल में सजा का प्रावधान नहीं है। आर्टिकल में तो प्रोविजन है छुआछूत नहीं करनी, इसके लिए अलग से लेजिस्लेशन बनाना है, उसकी बात जिक्र है। तो अलग से कानून है, जिसका कि हमने पहले इस भाग के प्रेजेंटेशन में डिस्कस किया था, उसमें सजा का प्रावधान है। तो इसलिए ए करेक्ट है, बी इसका करेक्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्ट्रेंथ इन द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली 1946। क्वेश्चन ये है आपके सामने कि 1946 में जो संवैधानिक सभा बनी थी उसमें सबसे ज्यादा किस कम्युनिटी के सदस्य थे, सबसे ज्यादा किस कम्युनिटी के सदस्य थे, और निम्नलिखित में से बताना है। तो आप जब हिंदू ढूंढेंगे तो हिंदू तो है ही नहीं इसमें ऑप्शन में, तो इसका मतलब बाकियों में आपको बताना है, बाकियों में आपको बताना है। हिंदू तो ऑप्शन नहीं है आपके सामने, जो आप हिंदू या मुस्लिम नहीं है इसमें। बताओ कि कौन सी कम्युनिटी के सबसे ज्यादा सदस्य थे, जो नीचे लिखा गया है उसकी बात हो रही है यहां पे। ठीक है, तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, इसमें जो करेक्ट आंसर है, एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि थोड़ी देर पहले हमने सिविल राइट एक्ट की बात की थी, तो इसलिए सिविल राइट एक्ट में जो सजा थी उसके बारे में भी हमने एक प्रेजेंटेशन में, एक पहले कुछ केसेस में पढ़ा था, जिसमें हमने बात की थी कि एक ये जिसमें कि कोई आपको बेल भी नहीं मिल सकती, उसका भी एससी और एसटी के केसेस में अगर आप कोई इस्तेमाल करते हैं वर्बल टिप्पणी, तो वो भी आप जरूर पढ़ लीजिए जब आप गूगल सर्च करेंगे। इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, तो यहां इस क्वेश्चन में है कि किसको सबसे ज्यादा कौन थे, तो सबसे ज्यादा थे वो थे एससी, शेड्यूल कास्ट। देखिए कि मुस्लिम कम्युनिटी है उसके थे 80 और हिंदू के 163 थे, और शेड्यूल कास्ट है उसके 31, इंडियन क्रिश्चियन के 6 और बैकवर्ड ट्राइब्स के 6 और 4, एंग्लो इंडियन के 3 और पारसीज के 3। तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा, जो दिए गए उस ऑप्शन में एससी है उसकी संख्या ज्यादा थी। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बिकम्स ऑपरेशनल इन इंडिया।
अभी थोड़ी देर पहले एक जिक्र आया था कि चुनाव प्रचार अभियान बंद कब होता है, अब यह है कि चालू कब होता है। एक क्वेश्चन था, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, उसका जिक्र था कि वहां पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो कब से स्टार्ट हो जाता है। इस क्वेश्चन में इसका जिक्र है, तो बताओ कब से स्टार्ट होता है इसका, कि जब इलेक्शन स्टार्ट होते हैं उससे 6 महीने पहले या 3 महीने पहले, 2 महीने पहले, या डेट ऑन विच द इलेक्शन कमीशन अनाउंसेस द इलेक्शन शेड्यूल, कि जिस दिन से ही चुनाव आयोग है कार्यक्रम की घोषणा कर देता है, डेट अनाउंस कर देता है, उसी दिन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अस्तित्व में आ जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी है। इसका राइट आंसर है डी है। हमने इस सीरीज में बहुत जिक्र किया है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, कभी अनाउंसमेंट की बात की है, कभी यह है कि किसको बैन कर सकता है वो, और उसमें यह भी आया था कि स्टार कंपेनर का जिक्र भी आया था हमारे कुछ क्वेश्चन में। स्टार कंपेनर और दूसरे जो नॉर्मल कंपेनर, उसमें क्या फर्क होता है, जो इलेक्शन कमिश्नर किस पे कब एक्शन लेता है, तो इसकी जिक्र भी आया था। हु अमंग द फॉलोइंग कैन पार्डन द कैपिटल पनिशमेंट, आपको यह बताना है कि जो मृत्युदंड है, कैपिटल पनिशमेंट जिसको बोलते हैं, कैपिटल पनिशमेंट की सजा है, उसको माफ कौन कर सकता है? उसको क्या गवर्नर माफ कर सकते हैं, प्रेसिडेंट माफ कर सकते हैं, प्रेसिडेंट, गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनियन टेरिटरी, प्रेसिडेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनियन टेरिटरी, या ओनली प्रेसिडेंट? बताओ कौन माफ करेगा? बताओ कि अगर किसी को मृत्यु दंड के, निर्भया के मामले में, दिल्ली था, यूनियन टेरिटरी थी, कांड हुआ था, तो क्या दिल्ली के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर है, उसको राइट था, प्रेसिडेंट को राइट, गवर्नर को राइट, चीफ मिनिस्टर को, किसको राइट है कि वो माफ कर सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ओनली प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट माफ कर सकता है। यहां पे प्रेसिडेंट का मतलब है कि सरकार, जो होम मिनिस्ट्री है, वो अपना पूरा प्रोसेस अपनाएगी, वो रिकमेंड करेगी। आगे है, सईदा अनवर तैमूर वाज द फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ ए विच स्टेट। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने। तैमूर का जिक्र आप सुनते होंगे। जब आप तैमूर अगर गूगल, इसमें यूट्यूब में मत सर्च करेंगे, और यहां तक कि हो सकता है गूगल में भी सर्च करेंगे तैमूर वर्ड, तो करीना कपूर का जिक्र आएगा। तैमूर नाम सुनते ही आपको ये ढूंढ लो सही, तैमूर और करीना कपूर का क्या रिलेशन है। लेकिन क्वेश्चन यहां पे वो नहीं है, तैमूर, करीना कपूर वाला तैमूर नहीं है यहां पे। यहां पे सईदा अनवर तैमूर का जिक्र है, और फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर रह चुकी है। बताओ कि किस राज्य की वो रह चुकी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है, ठीक है, इसका राइट आंसर है वो क्या है? इसका आसाम में। आपको ये बताना है, आपको ये ढूंढना है कि बताओ कि क्या कोई ऐसी महिला, मुस्लिम महिला और भी हुई है क्या कि किसी दूसरे राज्य की बनी हो? मतलब कि क्या सईदा अनवर तैमूर है पहली मुस्लिम वुमेन चीफ मिनिस्टर है किसी भी राज्य की? बताना आपको यह है कि क्या कोई और भी महिला मुख्यमंत्री रही है जो मुस्लिम रही है, मुस्लिम रही है क्या? ये आपको ढूंढना है। थोड़ा सर्च और भी करेंगे तो इसके ऊपर भी गूगल में डालेंगे, आपको मिलेगा, ठीक है। चलो एनीवे, आज की क्लास है उसके सारे क्वेश्चन खत्म। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत इंटरेस्टिंग आपको रिसर्च करने की जरूरत है, जिससे कि आपका नॉलेज का दायरा वो बढ़े, और इससे क्या याद रहने की संभावना आपकी बढ़ जाती है। पॉलिटी को जब आप रिसर्च बेस करें बनाएंगे, तब आपको एंजॉय भी होगा और आपको याद भी रहेंगे। वरना इसको आप सोचेंगे यार फैक्ट कौन याद करेगा, तो फिर आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा पॉलिटी में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और जिन बच्चों का लेवल थोड़ा कम है, ऑब्वियसली क्या कि ये क्वेश्चन है उन लोगों के लिए है जो थोड़ा इनका लेवल हाई है। तो जिनका कम लेवल है वो थोड़ा बेसिक थ्योरी पढ़े, तभी ये प्रेजेंटेशन सीरीज समझ में आएगी।